पैरामीटर्स सिंपली आप कह सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड के एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये, तो जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बॉन्ड को कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज कह सकते हो ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड, जिनकी वजह से आपका जो केमिकल बॉन्ड है, स्पेशली कोवलेंट बॉन्ड जो है, उसकी स्टडी की जाती है, उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर में आपके पास ये 4 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, 4 bond parameters are there, basic parameters which describe the covalent bond: bond length, bond angle, bond order and bond enthalpy। ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप कह सकते हो बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ, या आप कह सकते हो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जब आपके 2 एटम्स कंबाइन करके एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उसके दौरान जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रहता है, उसको बॉन्ड लेंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, the distance between the centers of the nuclei of the 2 bonded atoms in an equilibrium position। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास है 2 एटम्स हैं, ये आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये आपका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। ठीक है, the stronger the force of attraction in between the bonding atoms, smaller is the length of the bond। ये दोनों एटम्स जितना ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड लेंथ मतलब ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उतनी ज्यादा कम होता जाता है। लेकिन अगर साइज ऑफ एटम्स बड़ा है तो उस केस में बॉन्ड लेंथ भी इक्वली अफेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है जी, ये रहता है, इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारे पास, ब्रांच ऑफ साइंस होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट हम इनकी एनालिसिस करते हैं, इस टाइप केमिकल बॉन्ड्स वगैरह के बारे में। एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं, जिनके विद रिस्पेक्ट उनको स्टडी किया जाता है। ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट टू द बॉन्ड लेंथ, वो तो अंडरस्टूड ही है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। जो भी बॉन्ड पेयर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर की वजह से ही तो बॉन्ड बन रहा है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो बॉन्ड बना रहे हैं। तो वही बोला गया है कि ईच एटम ऑफ बॉन्डेड पेयर, ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट टू द बॉन्ड लेंथ। जो आपस में जुड़े होंगे उन्हीं की वजह से होगा ना वो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो। जैसे ये आपस में 2 एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब तीसरा एटम यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है जो बॉन्डेड नहीं है, तो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ तो ये है ना, ये वाला केस, इसका तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है उसकी। वही बोल रहा है कि ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट टू द बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्डेड होगा वही बॉन्ड लेंथ को कंट्रीब्यूट करेगा, डिस्क्राइब करेगा, उसी के विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ डिस्क्राइब की जाएगी। So in case of a covalent bond, the contribution by each atom is the covalent radius of the atom। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आए हैं जब हम एटॉमिक साइज डिस्कस कर रहे थे ना, चैप्टर नंबर 3 में। वहाँ पे कोवलेंट रेडियाई किया था, क्या था? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। तो वही है ये कि कोवलेंट बॉन्ड के केस में जो ईच एटम की कंट्रीब्यूशन होती है वो उसके कोवलेंट रेडियस के साथ होती है। ठीक है जी, जब दोनों एटम्स, कंबाइनिंग एटम्स के, दोनों एटम्स के जो कोवलेंट रेडियाई को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो टोटल बॉन्ड लेंथ काउंट होती है उस केस में। इस तरह से आप इसको डिफाइन करो। So covalent radius is measured approximately as the radius of atoms or
which is in contact with the core of an adjacent atom in a bonded situation. It is the half of the internuclear distance between two similar atoms joined by covalent bond. ये ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन वगैरह कर चुके हैं थर्ड। इसी तरह से वैन डर वाल्स रेडियस होता है रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम व्हिच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। ये भी हम लोगों ने किया था, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में ये रहता है, ठीक है जी, जो वैन डर वाल्स रेडियस। यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला केस, यहाँ पे जो आपके पास ये वाला है दिस वन, ठीक है, ये तो हो गया आपका बॉन्ड लेंथ ये टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, ये वाला। लेकिन जो वैन डर वाल्स रेडियस है वो बीच में ये नॉन बॉन्डेड के बीच में, इसका हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये वाला, ये वैन डर वाल्स रेडियस है। टू नॉन बॉन्डेड एटम एडजेसेंट, टू नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स का हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये रहता है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ऑलरेडी किया हुआ है। फैक्टर्स के और कौन से होते हैं जहां पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है? सबसे पहले बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी सिंपली क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है दो एटम्स में, बिटवीन टू एटम्स, दैट इज नोन एज बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी। जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी बेटा इंक्रीज करती जाएगी, जैसे आप अभी इसी उसमें पढ़ेंगे, अभी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी 2 है, नाइट्रोजन की बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी 3। तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ स्मॉलर एंड स्मॉलर होती जाती है। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी। और जो साइज ऑफ एटम होता है इसके बेहतर फैक्टर, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का, कंबाइनिंग एटम का, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टू द साइज ऑफ द एटम। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम्स। ये रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड लेंथ। The stronger the force of attraction between the bonding atoms, smaller the bond length. Understood that? जितनी ज्यादा force of attraction होगी दो एटम्स के बीच में, bond length उतनी ज्यादा small होती जाएगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये। So however, the bigger the size of an atom, the longer will be the bond length. अगर साइज एटम का बिगर है, जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपके पास दो बॉल्स है और दो फुटबॉल्स है, दो क्रिकेट बॉल्स और दो फुटबॉल्स, ठीक है। तो ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसका? जब आपने दोनों को जोड़ के रख दिया, इस तरह से आपस में ज्वाइन करके रख दिया, ये आपकी क्रिकेट बॉल्स आ गई और ये आपके दो फुटबॉल्स आ गए, ऐसे। तो दोनों में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो लार्ज किस में होगा? फुटबॉल्स के केस में लार्ज होगा, क्रिकेट बॉल्स के केस में स्मॉल होगा। क्यों? साइज। आप एटम कंसीडर करके चल पड़ो कि क्रिकेट बॉल जो है वो एटॉमिक साइज कम है उसका, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम होगी जब वो ज्वाइन करेंगे आपस में। लेकिन फुटबॉल एक लार्ज साइज एटम है, वहां पे उस केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। But the bigger size of an atom, the longer will be the bond length. Also, it is to be noted that in case of a covalent bond, the contribution by each atom is referred to as the covalent radius of the atom, जो हमने already अभी डिस्कस किया है प्रीवियस। ये वही चीज है सर, अकॉर्डिंग टू द ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया साइज ऑफ एटम के अकॉर्डिंग। ये है आपके पास फर्स्ट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट बेटू आपके पास आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल एक्चुअल में क्या होता है? ये एंगल रहता है बिटवीन टू बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, that is angle between two orbitals that contains a pair of bonding electron around the central atom in a complex molecule
और एन आयन। बॉन्ड एंगल हमेशा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में होता है, जहां पे दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं। मतलब जब दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करके कोई स्पीशी बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका फिर एक बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट कर जाता है उस केस में। ये एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स होता है, मतलब मिनिमम दो बॉन्ड्स तो होने चाहिए एंगल के लिए, मिनिमम टू बॉन्ड्स आर नेसेसरी। ठीक है जी, मतलब टोटल एटम्स कितने हो गए, मिनिमम 3 एटम्स का होना जरूरी होता है फिर उस केस में। ये रहता है उनके बीच में, जैसे कि आप ये देख ही रहे हो यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे क्या है, बॉन्ड एंगल्स हैं ये सभी। CH4 के केस में 109.5 डिग्री रहता है, NH3 के केस में 107.3 डिग्री रहता है, वाटर के केस में 104.5 डिग्री रहता है। ये क्यों होता है इसके बारे में लेटर ऑन थ्योरीज जो थी वो उन्होंने स्टडी किया था। तो ऑक्टेट थ्योरी का ये भी ये लिमिटेशन थी कि स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, इनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी ऑक्टेट थ्योरी के द्वारा, तो इसलिए उसको रूल्ड आउट कर दिया गया था। ये लिमिटेशंस हैं इसमें। तो बॉन्ड एंगल रेफर्स टू द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, ठीक है जी, between two bonds, that is angle between two orbitals that contain the pair of bonding electron around the central atom in a complex molecule or atom। इसको डिग्रीज में मेजर देखो तो बॉन्ड एंगल के बारे में बाकी चीजें तो आप जानते ही हो, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से ही फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है जी, करता क्या है ये, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट सिंपली gives a clear idea about the distribution of bonded electrons, clear idea about the distribution of bonded electron pairs around the atoms and helps in determination of shape of molecule। bond angle की वजह से एक most important characteristic of a particular molecule जो सामने आता है वो होता है shape of molecule, geometry of molecule के बारे में description provide करवाता है bond angle। ठीक है, it also gives an idea about the bonded electron pairs distribution around the atom, means to say कि जो shared electrons हैं वो combining atoms के इर्द-गिर्द किस तरह से arrange हुए पड़े हैं, which helps in determination of shape of the molecule और geometry of the molecule। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाता है दैट हाउ द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर। कैसे एटम कंबाइन तो कर गए, लेकिन हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कंबाइन करेंगे, वहां पे जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो किस तरह से ओरिएंटेट करेंगे ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाए। इस तरह से बॉन्ड एंगल जो है वो एक तरह से हेल्प करता है इन प्रेडिक्शन ऑफ द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसके बारे में हम नेक्स्ट थ्योरीज में शेप्स के बारे में जो लेटर ऑन डिस्कशन है वो नेक्स्ट थ्योरीज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी बेटा सिंपल सा है, बॉन्ड एंथैल्पी इज जस्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break one mole of bonds present between two bonded atoms, that is amount of energy which is needed in order to break one mole of bond of a particular type between two atoms in a gaseous state is referred to as bond enthalpies। गैसियस स्टेट में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसमें से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक करने के लिए, वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ये रहता है इस केस में। Bond enthalpy is directly proportional to the strength of the bond between the molecules। सिंपल सी बात है, मीन्स टू से अगर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंगर है, ठीक है,
तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मींस बॉन्ड एंथैल्पी बिकम्स हायर, बॉन्ड एंथैल्पी बिकम्स हाईएस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है जी, व्हेन बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, तो मींस हायर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, सिंपल सी बात है। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगेन साइज उसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर अगर बात करें तो स्मॉलर द साइज ऑफ कंबाइनिंग एटम, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ एंड हायर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड स्टेबल इज द बॉन्ड, वो स्टेबल बन जाता है उसकी। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल देते हैं सिंपली, वो डिक्रीज होती जाएगी। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास दो रॉड्स हैं, आयरन रॉड्स हैं आपके पास, आयरन रॉड, सिंपल आयरन रॉड जो ये घर वगैरह बनाते हैं तो वहां पे जो यूज होती हैं, सिंपल। एक की लेंथ है आपके पास 1 फीट, 1 फीट है, ठीक है, और एक दूसरी रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ है 5 फीट। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि दोनों में से कौन सी जो आयरन रॉड है वो इजीली बेंड हो जाएगी बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्स। दोनों में से बेंड करना किसको ज्यादा इजी रहेगा? डेफिनेटली जो लॉन्गर होगी, ठीक है, जो लॉन्गर आयरन रॉड होगी उसको हम बेंड इजीली कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, एक लेंथ होती है पर्टिकुलर आयरन रॉड की, जितनी बड़ी लेंथ होती है, अगर हम उसको लिफ्ट अप करते हैं, उठाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, साइड वाले हिस्सों से बेंड हो जाती है, वो इस तरह से उसकी शेप ऐसे बन जाती है, ऐसे जब हम उसको लिफ्ट करते हैं ऐसे। इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? सिंपल, लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई, पार्टिकल्स के बीच में इंटर एटॉमिक जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होते जाते हैं आगे से आगे, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना इजी रहता है। आयरन रॉड छोड़ो, लकड़ी का टुकड़ा देख लो आप, स्मॉल पीस ऑफ वुड, ठीक है, एक मैच स्टिक है आपके पास, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट उसी मैच स्टिक की साइज की, मतलब जो उसकी थिकनेस है, आप एक लॉन्गर वुडन पीस ले रहे हो सेम थिकनेस का, उसको ब्रेक करना आपके लिए इजी रहेगा। तो दिस इज हाउ द साइज डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी। ये इस तरह से हम लोग इसको बेटा इलैबोरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर? एटॉमिक साइज, जैसा कि मैंने अभी बताया, लार्जर द साइज greater will be the bond length, smaller will be the bond enthalpy. Electronegativity of atoms, understood, ये electronegativity भी वही है, greater the attraction, जितनी ज्यादा attraction होगी bond length decrease करती जाएगी और bond enthalpy increase करेगी। extent of overlapping, अभी ये टॉपिक्स करेंगे हम, ओवरवेट एक्चुअल में नेक्स्ट टॉपिक जो है थ्योरी जोन में ये बताया गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं विद द कंबाइनिंग एटम्स के, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी और बॉन्ड एंथैल्पी उतना ही हायर रहेगा उस केस में, जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी। और बॉन्ड ऑर्डर ये तो वही है जो आपका एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक वुडन पीस है तो उसको ब्रेक करना इजी रहता है, लेकिन अगर आपने उनका वुडन पीसेस का एक ग्रुप सा बना दिया, ठीक है, तो इनको ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना इजी रहेगा, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको उतनी ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के। दिस इज द केस, दिस इज हाउ बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सप्रेस द बॉन्ड एंथैल्पी। इस तरह से आप देख सकते हो।
इंथैल्पी है, एनर्जी है, तो इसके यूनिट्स एनर्जी के ही रहेंगे, किलो जूल पर मोल। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है वो 435.8 किलो जूल पर मोल होती है। दो हाइड्रोजन एटम्स के गैसियस हाइड्रोजन एटम्स, गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन एटम्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसको बॉन्ड एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल देते हैं। एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एक मॉलिक्यूल को उसके रिस्पेक्टिव एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 435.8 किलो जूल एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा। लेकिन O2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज करके 498 किलो जूल पर मोल हो, क्योंकि डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और ज्यादा बढ़ गई, 946 किलो जूल पर मोल हो गई वहां। इस तरह से तो ये आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड कंसेप्ट, इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे। सो इट इज लार्जर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, वो अंडरस्टूड ही। अगर बॉन्ड एंथैल्पी हाई है तो इसका मतलब यही है कि आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी जो है, दैट मस्ट बी हायर ही रहेगी, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे HCl है आपके पास, अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आ जाएगा उस केस में, तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो आएगी डेल्टा H वो 431 आएगी इस केस में। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। क्लियर? ये आपका इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। ये जो नोट लिखते हैं ऊपर, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पॉलीटॉपिक मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसा ही रहता है, मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहती है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। जैसे H2O मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक 2 OH बॉन्ड्स और सेम नहीं रहती इस केस में। एक H2O को H में ब्रेक करने के लिए, H और OH में ब्रेक करने के लिए पहले 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जिसको एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। लेकिन सेकंड जो OH रिलीज हो रहा है, इसको अगेन दोबारा से बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करने के लिए वहां पे 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ पे मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके केस में बॉन्ड एंथैल्पी जो रहती है वो थोड़ी सी, उसकी कैलकुलेशन जो रहती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, ये रहता है। सो ये है आपके पास, इसके पीछे का कॉज क्या रहता है, जो चेंज जो हो रही है, सम चेंज बिकॉज चेंज केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द सेम OH बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, जैसे C2H5OH ले लें, इथेनॉल इन वाटर, अलग अलग होते हैं इसके। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जितने बॉन्ड प्रेजेंट है सभी के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जीज चाहिए, वहां वो डिफरेंट ही चाहिए होंगी। और उस केस में हम क्या करते हैं, फिर ओवरऑल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करते हैं ऐसे केसेस में, जो आपके पास होते हैं ना, जो मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मोर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उस केस में जो बॉन्ड एंथैल्पी कंसीडर करके चलते हैं वो एवरेज लेते हैं। तो आपके पास एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास आता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली एक तरह से बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी होता है ये भी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर सिंपली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट फॉर्म्स इन बिटवीन द 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी आप कह सकते हो, बट बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी में ये रहता है कि कई बार हम डिफरेंट एटम्स के बीच में भी टोटल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, वहां पे बॉन्ड मल्टीप्लाइसिटी में टोटल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे अगर 3 एटम है तो 3 में तो 2 आ जाएंगे, वो रहता है। बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रिक्टली क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रिक्टली मेजर करता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस के केस में सेम बॉन्ड ऑर्डर रहता है, एक ही जैसा ही रहता है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। जैसे 2 आइसोइलेक्ट्रॉन्स पीछे F2 एंड O2 2 नेगेटिव है, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ठीक है। सो हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, 1 ही रहता है। और बॉन्ड ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू कैसे स्टेबिलिटी होती है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर देयर इज एन इंक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज करती जाती है। आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये वाला डिस्कस किया था ना यहाँ पे, दिस वन, ये वाला केस,
यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 के केस में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो 435.8 किलो जूल मोल पर मोल एनर्जी चाहिए। ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, उसके लिए मोर एनर्जी चाहिए। नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड आ गया मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, तो वहाँ पे 946 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, बॉन्ड ऑर्डर वर्सेस स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। दिस वन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। इस तरह से ये सारा आप लोग इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। तो बॉन्ड ऑर्डर को सम अप करने के लिए आप क्या बोलोगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं। 1 मार्क में डेफिनेशंस आ सकती हैं यहाँ पे। So having same number of electron have equal bond order. First characteristic कि isoelectronic species के केस में जो bond order रहता है वो same रहता है। जैसे एग्जांपल N2, NO positive, CO, ठीक है, ये टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तीनों में, और सभी में जो बॉन्ड ऑर्डर रहता है दैट इज इक्वल टू 3 रहता है। तीनों मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहते हैं वो 3 रहते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अभी आपने देखा, ये देखिए 3 है। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोनियम आयन जो होता है इसमें भी 3 रहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन CO अभी आपने ये देखो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड्स इस तरह से, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। सो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ग्रेटर द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन हेल्प भी इंक्रीज कर जाती है। सिमिलरली ग्रेटर द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती जाती है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स एंड हेंस जो आपका फर्स्ट टॉपिक था लुईस कॉसल अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड, ये यहाँ तक आपका खत्म हो गया, इंक्लूडिंग लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल। इसके बाद फिर हमारे पास थ्योरीज थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, और उसमें सबसे पहले आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोगों ने इसको एक बार दोबारा से थोरोली रीड आउट कर लेना है।